अस्सलाम वालेकुम जी। कल की वीडियो में हमने बात की थी ये जो कमेटी बनी है गोठाबाद के ऊपर। गोठाबाद वो एरियाज़ जो गोट हैं, जो विलेजेस जिन्हें कहा जाता है, जो आबाई भी हैं, बहुत पुराने बने हुए हैं, बिफोर पार्टीशन भी गोट होते हैं। तो उन गोट्स को जब रेगुलाइज करने के ऊपर एक कमेटी अभी फॉर्म हुई थी। जो सुनने में आया था, जो उनका नोटिफिकेशन निकला था, वो ये था कि एक कमेटी बन रही है जिसमें रेवेन्यू के मिनिस्टर थे और उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे, रेवेन्यू बोर्ड के। फिर गोठाबाद जो अथॉरिटी है इसके वहाँ पे जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद होंगे। उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ एमपी एमएनएस भी शामिल थे। और उस कमेटी की मीटिंग 21 मार्च 2023 को उसकी मीटिंग है, हो गई है मीटिंग उसकी। अब उसके ऊपर जो सामने चीज़ें आती हैं वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। उस पे हमने राय ली थी जुनैद शेखानी साहब से। जुनैद शेखानी साहब रियल स्टेट में और लैंड के मामलात में काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, काफ़ी वसी उनका तजर्बा है। शुरू से ज़मीन के तमाम मामलात से पूरी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ पे गुजारी है। इसके अंदर आबाद के मेंबर हैं और वहाँ पे भी उनकी अच्छी शनाख्त है, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस के तौर पे। शेखानी साहब ने कल उस पर बहुत गुफ्तगू की थी। आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। अभी मैं आपको जो बात करने लगा हूँ उस नोटिफिकेशन के ऊपर, हम ये देख रहे थे कि अगर ये नोटिफिकेशन निकला है तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यू बोर्ड होता है उसने वो तमाम लैंड दे दी है मुख्तलिफ स्कीम्स के लिए अथॉरिटीज़ को। मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी, केडीए बना, एमडीए बना, एलडीए बना, तो वो लैंड चली गई उनके पास। अब ये जो कमेटी है ये किस बेसिस के ऊपर उन गोट को जो कि स्कीमों के अंदर आ रहे हैं, अगर कोई किसी स्कीम 33 में आ रहा है जो केडीए की स्कीम है या क्लिफ्टन की कोई स्कीम है, उसके अंदर कोई गोट आ रहा है तो वो उसको किस बेसिस के ऊपर उसको रेगुलाइज करने जा रही है, जबकि वो तो ऑलरेडी जो है वो उसको नोटिफाई कर चुके हैं मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को। तो रेवेन्यू बोर्ड किस तरह से उसको देखने के लिए जा रहा है। तो मैंने आज फिर दोबारा जहमत दी है अपनी इस वीडियो में जनाब जुनैद शेखानी साहब को। शेखानी साहब यूएस से हमारे साथ ऑनलाइन हैं, हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी इस वीडियो में। अगर आपका रियल स्टेट से कुछ इंटरेस्ट है, कराची के अंदर आप एज अ इन्वेस्टर या एज अ बिल्डर या एज अ स्टेक होल्डर काम करते हैं किसी भी तरह से कराची की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आइए शेखानी साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शेखानी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से। आप कैसे हैं मैं ठीक ठाक सर। जावेद साहब? बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे लिए दोबारा। कल हमारी गुफ्तगू थोड़ी अधूरी रह गई थी पिछली वीडियो के अंदर, तो हमने कहा फिर उस पर आज थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं डिटेल के साथ। जी हुक्म करें, क्या सर पूछना चाह रहे मैं हैं? ये जानना चाह रहा था कि कल आपने फरमाया था लास्ट वीडियो के अंदर, बहुत डिटेल से हमारी बात हुई थी गोठाबाद के ऊपर, जो भी कमेटी बनी हुई है उस पर कुछ पेशरफ्त होने जा रही है कराची के हवाले से। तो मैंने उस पर आपने अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। मेरा सवाल ये है कि आपने उसमें ये फरमाया था कि जी कराची के अंदर 50 स्कीमें हैं, केडीए ने 50 स्कीमें अनाउंस की। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो 50 नोटिफाइड स्कीमें हैं, क्या इन स्कीमों के अंदर भी कोई गोट फर्दर न्यू बन सकता है या बना है पिछले कुछ अरसे के अंदर? बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने, माशाल्लाह। ये एक सवाल ही काफी है, पूरा इंटरव्यू के लिए एक ही अच्छा। जवाब काफी। चलो सर, इसका मतलब मजा आने वाला है माशाल्लाह, आज। आपकी भी बहुत कमांड हासिल हो गई है रेवेन्यू के ऊपर सवालात करने की। नहीं सर, आपके आपसे के शागिर्द हैं, आपसे सीखते रहते हैं। आपका कहना ये है कि मैंने आपसे ये कहा था, जब पार्टीशन के बाद केडी वजूद में आया जी। तो कस्टोडियन जो होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। बिल्कुल। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक अथॉरिटी बनी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंध गवर्नमेंट के असेंबली में पास होने के बाद। बिल्कुल सही है, रेजोल्यूशन पास होने के बाद। जी, जब ठीक ये है। केडीए वजूद में आ गया तो इसके बायोलॉज भी बन गए और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नोटिफिकेशन के जरिए ABCDEFGH करके ये 50 स्कीमें, एक से लेके 50 स्कीमें इन्होंने की। ठीक है। जब नोटिफाइड स्कीम होती है तो जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं कि हॉक्स में 42 है, लाल बखर दे मोज को। ठीक है। वो उसका नोटिफिकेशन हुआ, नोटिफाइड होके जिसको 4000 एकड़ जमीन दी गई। दी गई। उसके अंदर एक एक इंच का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और सिटी सर्वे उसका ब्रेकअप बना के हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर करते हैं कि इसमें ये इतने गोट है, इतने कब्जा है, इतना 99 है, ये कमेंटेड है। ठीक है। उसके बाद वो लैंड यूज, वो क्या कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट प्लान बनाते हैं, जीबी
का चेयरमैन होता है, मिनिस्टर ऑफ लोकल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर होता है, जीबी गवर्निंग बॉडी उसको पास करती है और एक कंसल्टेंट कंपनी हायर करके उस पे एक रोड मैप बनाया जाता है। सर ये कौन बनाता है? ये केडीए ने बनाया होगा या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने करके दिया? नहीं नहीं, ये केडीए बनाता केडीए है। बनाएगा, केडीए ठीक का है। काम है डेवलपमेंट करना ठीक है। और ऑक्शन करना, इसको डेवलपमेंट करना, और एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रेट होता है वो केडीए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे करता है, जिससे ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और भी क्या कहते हैं वो जो ऑक्शन करके जो जी। पैसे जनरेट करता है अपनी तनख्वाहें निकालता है और ऑक्शन करता है ना जी जो बिल्कुल। भी, तो वो जमीन के पैसे वगैरह देता है। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने क्या कहते हैं उसमें एक एक चीज बाइफिग्रेशन करके हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर की जाती है। ठीक उनका है। चीफ इंजीनियर होता है जो अथॉरिटी का, और उधर से सिटी सर्वेयर और मुख्तियारकार और टप्पेदार के साइन होते हैं बाकायदा उन पर। ठीक है। जब वो नोटिफिकेशन निकलने के बाद नोटिफाइड हो जाती है तो इसके ऊपर एक रोड मैप बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट प्लान जिसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद लैंड यूज बनता है। ठीक है। ये 93 दे पे 50 स्कीमें जो बनी हुई है, जिसके अंदर जो दे अभी नोटिफाइड नहीं हुए वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डीसी ऑफिस मुख्तियारकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लैंड की। ठीक है। उसके अंदर कोई प्राइवेट लैंड है तो वो प्राइवेट आदमी जिम्मेदार है, ना कि कोई इंतजामिया, ना पुलिस, ना कोई कोई एजेंसी, ना कोई एस्टेब्लिशमेंट, ना कोई पॉलिटिशियन, ना कोई एमएनए, कोई एमपीए उसका जिम्मेदार नहीं है। ठीक है। इलाके का एमएनए, एमपीए और एसएचओ, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी और एलयू की डायरेक्शन पे अगर कोई जगह काबिज हो जाती है गवर्नमेंट में तो वो खाली करवा लेता है। ओके। और जो नोटिफिकेशन नोटिफाइड होती है उसकी अथॉरिटी की जिम्मेदारी फिर होती है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कोई अमल दखल नहीं होता। ठीक है। जब नोटिफिकेशन होने के बाद उस वक्त जो ब्रेकअप करके दिया जाता है तो वो वहां पे अगर कोई कब्जा होता है, कोई गोड बनता है, कोई कच्ची आबादी बनती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी की है। बिल्कुल ठीक है सर। एलडीए, एमडीए, एसडीए, एचडीए, लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब क्योंकि ये सब ब्यूरोक्रेसी सीएसपी का एग्जाम देके या यहाँ वहां से करके जब वो डीजी बनते तो उनको ग्रास रूट का तो तजर्बा नहीं होता। उनकी एसओपीज होती है कि लॉ क्या कहता है, उस लॉ के तहत उनको साइन करनी होती है, नीचे से वो सब चीजें पुटअप होती है। बिल्कुल ठीक है। मुख्तियार कर देता डायरेक्टर है। लैंड अलग करता है, टाउन प्लानिंग अलग ठीक है। करता है नोट शीट पे, और उस पे वो फिर कहता है पेरा नंबर 7 इज अप्रूव्ड। ठीक है। तो अभी जो ये कमेटी बनी है, ये स्कीमों के अंदर जो भी कब्जे हुए हैं अच्छा। नोटिफाइड, ठीक है। उसको ना वो रेगुलाइज कर सकती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। ना क्या कहते हैं कच्ची आबादी को रेगुलाइज कर सकती है, ठीक है। ना कोई अलॉटमेंट कर सकती है। लेकिन सर ये तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, वो तो उसके पास तो पूरा कंट्रोल है, वो तो सब कर सकता है। नहीं तो वो नोटिफाइड होने के बाद अथॉरिटी की कंट्रोल में चली जाती। आई कंट्रोल सी। एक होता है लैंड कंट्रोल, एक होता है प्लानिंग कंट्रोल। जो नोटिफाइड है लैंड कंट्रोल, प्लानिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास चला जाता है। ठीक है। उसकी एक गवर्निंग बॉडी है बिल्कुल है। हर अथॉरिटी के, उसका चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर है नासिर शाह साहब, वो चेयरमैन है। ठीक है। उसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। वो गवर्निंग बॉडी ही गवर्नमेंट की जो नोटिफाइड है लैंड है उसके अंदर वो खाली करवाने का एसएसपी इलाके का या एसएचओ और कोई रेंजर्स वगैरह की मदद करके वो खाली करवाते हैं। ठीक है। और मुतल्लिका डीसी जो है वो इस चीज की राइटिंग में इंश्योरेंस देता है कि हाँ भाई ये नोटिफाइड है, ये हमने अथॉरिटी को दी, अथॉरिटी सही खाली करा के दे रही है। उनका काम है कि वहां पे जाके खड़े होके सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। डीसी, एसी, मुख्तियारकार और टपेदार। ठीक है। असल
काम होता है डीजी का, और जो लैंड डायरेक्टर होता है और चीफ इंजीनियर और एक्सचेंज होता है उनका, जैसे यहाँ टप्पेदार होता है जी या जी, एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो एक्सचेंज रिपोर्ट देता है डायरेक्टर स्टेट को, डायरेक्टर स्टेट रिपोर्ट करता है डीजी को ठीक है, कि भाई ये कब्जा हो गया, ये चीज हो गई। तो अभी जो ये कमेटी बनी है, तो इलाके के एमएनए और एमपी की ये कमेटी बनी है, जो स्कीम के बाहर नोटिफाइड, जो लैंड कंट्रोल जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, जिसका प्लानिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 93 डे में से जो 53 डे हैं उसको अथॉरिटी को नोटिफाइड हो गए वो ठीक, इन 50 डे। स्कीमों के अंदर, जी जी, 93 में से 53 डे नोटिफाइड हो चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या कोई अथॉरिटी, ये कमेटी, उसके अंदर ना कोई नए गोट रेगुलाइज कर सकती है, ना कोई अलर्ट कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती, सब्जेक्ट टू डीजी की अप्रूवल, और डीजी भी खुद अप्रूवल नहीं दे सकता, वो जीबी से अप्रूवल लेगा कोई भी चीज करेगा तो, ओके, वरना वो अनऑथोराइज है। हर चीज वो बुलशिट है फिर वो अगर करते हैं तो। ठीक है, हाँ, जिनका लैंड कंट्रोल जो 40 डे का है, उसको अगर कोई वहां पे कोई आगे काबिज हो गया है, या कोई गोट बन गया है, या कोई कच्ची आबादी बन गई है, तो ठीक है, उसको वो रेगुलाइज करेंगे, और उसका भी एक तरीकेकार है। जो गोठाबाद हाउसिंग स्कीम का एक डायरेक्टर है, उसके बाकायदा बायोलॉज बने हुए हैं, कच्ची आबादी जी है बिल्कुल, उसका भी एक, उसके भी बायोलॉज बने हुए हैं, तो उस बिल्कुल, हिसाब से होते हैं। मगर एक बात मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि जो स्कीमें एक से लेके एक, दो नाजमाबाद, 3, 4, 5 क्लिफ्टन, 6, 7, ये सोसाइटी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये सारे केडीए की स्कीमें हैं। जी बिल्कुल, पूरे कराची में 3 अथॉरिटी काम करती है, केडीए, एलडीए, एमडीए। बिल्कुल, केडीए के पास यानी 53 में से 2 दे एलडीए के पास है, ठीक है, बाकी बचे 51 दे। 51 दे में से 4 तेसर टाउन के, ठीक है, और 4 ये जो भेरिया टाउन के जो था, ये नोटिफाइड हुआ था, वो कैंसिल होके उसको अलर्ट कर दी गई। ठीक है, इस तरीके से 25A में 3 दे हैं और ठीक है, 1 दे जोरेजी में, तो यूं 8 दे और 2 10 दे। ठीक है, 10 दे 53 में से 10 दे की अथॉरिटी यानी 2 इनके पास है, एलडी के पास, और 8 इनके पास है। ठीक है, 10 बाकी 53 में से आप 10 निकालो तो 43 बचे। जी बिल्कुल, वो 43 के 43 दे नोटिफाइड हुए दे वो केडीए के पास है। ठीक है, जो खाली है 40 दे जो खाली है, जिनका लैंड कंट्रोल और प्लानिंग कंट्रोल या अलॉटमेंट कंट्रोल या एक्सचेंज कंट्रोल या पीपी मूड पे कोई चीज करने का या नया नोटिफाइड करने का सारा पावर सीनियर मेंबर और एलयू के पास है। ठीक है, वो बगैर समरी अप्रूव कराए सीएम से वो कोई चीज नहीं कर सकते। सीएम इसका करता धरता होता है, वो अप्रूवल देता है तो सीनियर मेंबर एलयू को डायरेक्टिव देता है, एलयू ने फिर डीसी को देता है, और डीसी एसी मुख्तियार का पटवारी और सर्वे सुपरिटेंडेंट का सर्वे करके उनको लैंड दे दी जाती है। और जो फाइनेंस के होते हैं वो चालान होता है, तो वो चालान इशू करके वो पेड हो जाता है और फार्म 2 बन के उनको दे दिया जाता है। सही है, किसी भी मकसद के लिए हो, रेजिडेंशियल के लिए है, इंडस्ट्रियल के लिए है, कमर्शियल के लिए है, या किसी कोई नादरन बाईपास बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, कोई चीज नई चीज हो रही है, तो उस चीज के लिए ये बाकायदा एक समरी पुटअप होती है सीएम साहब को। ठीक है, अब ये सिंध गोठाबाद की हाउसिंग स्कीम 1987 के एक्ट जो मैंने आपको ये भेजे जी, भी है, उसमें लिखा हुआ भी है कि 2 गुंठा यानी एक सनद 2 गुंठे की एक एकड़ बराबर है 4840 गज के। गज के, 4840 गज बराबर है 40 गुंठे के, बिल्कुल ठीक है, और 1 गुंठा बराबर है 121 गज के। 121 गज के, तो इसके अंदर
इसमें सिंध गोठाबाद हाउसिंग स्कीम में लिखा हुआ है कि ओनली 2 गुंठा अलॉटमेंट, 2 गुंठे का मतलब ये हुआ 240 कि तकरीबन, 242 242 गज, ठीक स्क्वायर है। यार्ड से ठीक है। बड़ी अगर कोई सनद होगी, यानी 243 की होगी, वो जाली होगी। ठीक है, इससे कम अच्छा, होनी ये चाहिए। हम्म। सनद के साथ फार्म 2 मिलता है, बोर्ड का लेआउट होता है, उसका चंगा मुर्स होता है, साइट प्लान, सनद और अलॉटमेंट, ये सर ये 3 चीजें नॉर्मल, उनको मिलती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, वो बिक नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है जुनेद भाई, ये जो फॉर्म 2 आप बता रहे हैं, ये नॉर्मल फॉर्म 2 होता है जो शहर में चलता है, या ये कोई विलेज का फॉर्म 2 है अलग से? विलेज का फार्म 2 है जो विलेज गोठाबाद फॉर्म, हाउसिंग स्कीम का मुख्तियारकार इशू करता है ठीक गोठाबाद है। के डायरेक्टर की डायरेक्शन पे। इसमें डीसी एसी कोई नहीं आता, कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। उसमें गोठाबाद का ही मुख्तियारकार इन्वॉल्व होता है और डायरेक्टर गोठाबाद इन्वॉल्व होता है। इसमें इनकी जिम्मेदारी ही नहीं है डीसीएसी की। सर इसकी कोई ड्यूरेशन होती है, कितने अर्से तक ये रह सकता है किसी के पास, या फॉर किस एवर? चीज की, सॉरी? ये जो लैंड दी जा रही है गोठाबाद में, जो सनद पे चीज मिलती है किसी को, इसकी ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन बस हमेशा के लिए हमेशा के लिए रहेगा है उसके पास, ठीक बस है। उसके बीवी बच्चे या उसके नस्ल दर नस्ल रहते रहे। और इसी बात पे इसको बैंक लोन मिल सकता है एचबीएफसी से? ये बैंक लोन मिल सकता है, मगर ये भी जैसे वो एक एग्रीकल्चर लैंड वाले जो हैं जमीन देते हैं, तो वो हमारे जाम सादिक साहब के दौर में बड़े मौलाई आदमी थे हमारे सीएम साहब। वो कहते थे 2 प्लाट लो, 1 प्लॉट अलॉट नहीं करते थे, कहते एक बेचो और एक बेच के बनाओ। सही। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, ऐसे सारे सीएम साहब हो जाए तो क्या बात है। बिल्कुल तो सही। ये मुझे इल्म नहीं है, वैसे असूलन तो बैंक कैसे दे देती है इस पे लोन मुझे नहीं मालूम। सही। इसलिए कि जो चीज सेल नहीं हो सकती तो उस पे लोन कैसे दिया जा सकता है। अगर वो लोन नहीं भरेगा तो क्या कहते हैं, वो ऑक्शन करेंगे, तो ऑप्शन ऑक्शन का करेंगे, मतलब है सेल हो गई। सेल हो गई। तो सेल का एग्जैक्टली, प्रिविलेज है ही नहीं। बिल्कुल तो ऐसे फिर ही। ये लोन किस तरीके से दी जाती है? या तो सब्सिडी दे हाँ, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, बाबा ये आप लोन ले लो, भर दो तो ठीक बिल्कुल है, सही नहीं है। भरो तो फिर खत्म, ये खत्म हो गवर्नमेंट जाएगी, ऑफ सिंध भरेगी। बिल्कुल सही। तो ये लोन का मैं वकील भी हूं और मेरी जो नाकस तजर्बा है या हाँ हाँ, जो मैं जानता हूं, तो उस हिसाब से, इसलिए कि फितरत के मुताबिक कानून बनता है। मैंने आपसे कहा कि एक जगह आप कहते हो कि सनद, आप ही के इंटरव्यू में आप ही खुद कह रहे हैं कि इस पे इन्हें लोन मिल सकती है, तो लोन मिल सकती है, तो आपने कहा बिक नहीं सकती ये बिल्कुल सनद। तो बिल्कुल। बिक नहीं सकती तो अगर वो डिफॉल्टर हुआ तो वो बैंक वाला ऑक्शन ही करेगा ना। क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा दूसरी चीज़ ये बताएं कि इसमें जिस तरह लिखा हुआ है कि 1987 के अंदर जो है वो कोई 516 इसकी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी गोट की, लेकिन 227 जो हैं वो रेगुलराइज किए गए। तो ये 227 किस बेसिस पे किए गए, और बाकी जो रिजेक्ट किए गए उसकी क्या रीज़न है आपके ख्याल में? देखें नवेद साहब, ये तमाम चीजें ये बुलशिट है। मैंने आपको एक नुक्ता समझाया, बहुत आसान, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि नोटिफाइड के अंदर अगर वो एप्लीकेशनें दी गई हैं जी जी, और वो रेगुलाइज होती है तो उसकी लीगल कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। आपने मुझे एक बंगला दे दिया है, 5,000 गज का अलॉट कर दिया, सही है। ठीक, इस पे 1,000 गज पे आके किसी ने कब्जा कर लिया, जी बिल्कुल। तो आपने उसको इन्हें अलॉट कर दिया, ये गोट है। ठीक है। तो भाई आपने मुझसे पूछा 5,000, तो मुझे, या तो आप मुझसे पूछते कि जुनैद भाई ये आपको मैंने 5,000 का दिया था, 1,000 का ये इन्होंने कब्जा कर लिया है, हम इनको अलॉट कर देते हैं, और आपसे हमने जो 5,000 के पैसे लिए थे वो 1,000 गज के पैसे हम आपको वापस कर रहे हैं, या इसके बदले में बिल्कुल हम आपको कहीं और रीएडजस्टमेंट कर एडजस्टमेंट कर देते हैं। देते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सब्जेक्ट टू मेरी परमिशन के बगैर अगर आपने चीज दे दी तो वो अनऑथोराइज आपने अलॉट की, कागजात तो आपने दे दिए, सब चीजें दे दी, मगर मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा कि कोई भी चीज होगी तो जब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बंदा बिल्कुल। अगर कोई डिस्प्यूट होता है हाँ, तो डिस्प्यूट उसका फैसला कोर्ट करता है कोर्ट ना, करेगा, आईएसआई का कमांडर नहीं करता, सेक्टर कमांडर कराची का नहीं करेगा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल सही फरमा एमआई रहे का नहीं करेगा, एफआईए का नहीं करेगा, या कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, एमएनएमपी नहीं करेगा।
कोई बदमाश या कोई शरीफ आदमी नहीं करेगा। कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स या आबाद इस चीज का फैसला नहीं करेगा। करेगा। एफपीसीसीआई इसका फैसला नहीं करेगा। इसका फैसला फिर कोर्ट करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तो आप जब जब आपने नोटिफाइड कर दी स्कीम, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर कर दी हो गई। आपने स्कीम, उसके बाद आप कह रहे हो कि 527 एप्लीकेशन आई है। अगर आउट ऑफ स्कीम अगर वो एप्लीकेशन है तो वो राइट बनता है सीएम साहब का, सीनियर एलयू। और ये जो कमेटी बनी है जी नवेद जी साहब, जी ये सिफारिशात पेश कर सकती है, ठीक ये है। कोई अलर्ट नहीं करेगी, अच्छा, कोई डिसीजन नहीं ले सकती, डिसीजन नहीं लेगी। वो ये कमेटी रिकमेंडेशन देगी। ये रिकमेंडेशन देगी अपने रेवेन्यू मिनिस्टर को, ये अपने इनको मिनिस्टर साहब को रेवेन्यू के। जी बिल्कुल। वो उसका उसका जो सेक्रेटरी है रेवेन्यू का, वो एक समरी बना के वो सीएम को अपने इसको अपने मिनिस्टर को पुटअप करेगा और मिनिस्टर इसको सीएस को भेजेगा, चीफ सेक्रेटरी को। और ठीक है। चीफ सेक्रेटरी फिर इस पे नोट बना के सीएम से तो अप्रूवल लेगा। अगर सीएम कोई रिमार्क्स लिखता है, कोई चीज करता है, तो वो लॉ डिपार्टमेंट में भेज सकता है कि भाई मैं इस पे साइन कर रहा हूं ये पेरा को, तो इसकी लीगल ठीक क्या है। ठीक है। तो लॉ मिनिस्टर होता है या लॉ सेक्रेटरी होता है, तो उससे ओपिनियन लिया जाता है। तो वो बताता है कि भाई आपका सीएम का प्रिविलेज है कि ये कर सकता है। अगर वो नहीं कर सकता तो लॉ डिपार्टमेंट उसको कहेगी कि ये कानून आपको, यानी अपनी तरीके से आपने एक सोचा है फितरत के मुताबिक कानून, तो इसको असेंबली से पास करवाना है। करवाएं, ठीक है। तो फिर वो एक क्या कहते हैं एमपीए उस सजेशन को, सिफारिशात को असेंबली में रखता है और असेंबली उसको पास करती है, वो कानून बन जाता है। उस कानून के बाद सीएम जो है उस समरी का जो पैराग्राफ होता है उसमें लिखा जाता है कि भाई इस कानून के तहत ये चीज ये असेंबली में गई और ये पास हुई और सीएम साहब ने पास किया। ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि 1912 कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912, ये कोई हदीस नहीं है, कुरान शरीफ ठीक की है, कोई बिल्कुल बिल्कुल। किताब में लिखी नहीं है। वो पंजाब में इसमें 4-5 बार तब्दीली हो चुकी हो है। चुकी है। जैसे ये कहते हैं कि प्राइवेट लैंड गवर्नमेंट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती। अरे भाई, प्राइवेट लैंड एक्सचेंज नहीं हो सकती, जो आपने नोटिफाइड की तो प्राइवेट लैंड पे आपने रोड बनाए तो उसको एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट तो करके दोगे, या Obviously. उसका रोड पे मकान बना के आप दोगे। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इनको सजेशन ये दिया था, मिनिस्टर साहब को भी और डीजी साहब को भी, कि मैंने कहा कि ये जो मेरी सर्वे लैंड है और आप अथॉरिटी है, जी मेरी सर्वे लैंड पे आपने रोड बनाया, तो मैंने कहा भाई ये मेरी जमीन है। तो आपने कहा कि हमने ये एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट का हमने पॉकेट बनाया है, ठीक है। इसमें हम आपको जमीन देते हैं। ठीक है। अब नीचे से आपको लॉ ऑफिसर एमडीए का या केडीए का लिख के देता है कि भाई सर्वे लैंड जो है वो स्टेट लैंड से एक्सचेंज नहीं हो सकती। अच्छा, सही है। मगर इसका तरीकेकार ये है कि मुझसे ये कहा जाता है कि भाई इंडेंचर ऑफ लीज बनाए कि आप है ने एमडीए के नाम 99 ईयर लीज दे दे अपनी ये सर्वे लैंड। अच्छा, 99 ईयर्स और के लिए। एमडीए के पास जो 99 ईयर है वो तुम्हें 99 करके दे देगा। ठीक है। तो ये नेचर वो चेंज हो गया कि मेरी तो हमेशा के लिए है ना जमीन, जी बिल्कुल। सर्वे लैंड है मेरी तो हमेशा के लिए, वो तो 99 के बाद गवर्नमेंट की खत्म हो जाएगी यार, हाँ, मैं इसको दोबारा मौरूसी में आएगी और ये रिन्यू जो कराऊं। है बिल्कुल। अच्छा, ये तो शॉर्टकट था जी जो मैंने बताया, ठीक है। मगर इसका सही तरीका ये है कि कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 का जो एक्ट है वो असेंबली में जाके इस तरीके से कोई कानून बना के लॉ डिपार्टमेंट पहले तो अथॉरिटी एमडीए एलडीए केडीए एक बना के अपने सेक्रेटरी हाउसिंग को दे, लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट वाला पुटअप करेगा सीएस को, सीएस सीएम को, तो वो समरी बन के वही असेंबली से ये कानून बन जाएगा। सही। वो यानी वो इसके अंदर थोड़ा चेंज कर देंगे कि भाई मोरोसी लैंड को वाला जो उसकी जमीन है
अगर कोई जमीन नोटिफाइड में आ जाती है और वो कोई हर्डल पैदा करती है तो उसके लिए एक्सचेंज के लिए वो भी 99 करके दे, ये भी 99 करके दे, और बिल्कुल सही उसकी है। जो सर्विसेज फीस है वो ले ले। अच्छा अच्छा, उधर जमीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहा है तो वो ओडीसी ले ले प्राइवेट आदमी से, सही है। आउटर डेवलपमेंट चार्जेस ले ले, जो कि हर प्राइवेट आदमी देने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। जैसे एफडीए में, एलडीए में या 41 स्कीमों के अंदर जो भी अब तक जो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट हुए उन लोगों ने ओडीसी नहीं दी। तो असल बात पे पैसा जनरेट होगा तो बिजली पानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, वरना तो नहीं आएगा। नहीं तो वहां आएगा पे वरना वहाँ पे। कब्जा हो जाएगा। बिजली पानी गैस नहीं होगा तो भाई अफगानी भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। सर लाहौर पंजाब से भी में, आ रहे हैं, सर बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, सिंध से भी आ रहे हैं लोग। तो वो कहेंगे भाई अल्लाह की जमीन है, इसमें रह लो। सही। ये अल्लाह की जमीन तो कहने को अल्लाह की जमीन है, ये जमीन सरकार की है। बिल्कुल ऐसे है, ज़मीन सरकार की है। सर ये बताएंगे तो पंजाब ने जो 2018 के अंदर अपना जो रेगुलाइज किए हैं कुछ चीज़ों को, विलेजेस पे वहाँ पे एक एक्ट आया था 2018 के अंदर, तो क्या पंजाब की रेगुलाइजेशन अच्छी हो गई है सिंध से, आप ये समझते हैं? देखिए सर, मैं आपको फिर बता रहा हूँ नवेद साहब कि अगर नोटिफाइड है तो ये रेगुलाइज नहीं हो सकती, गोट वोट उसमें नहीं बन सकता। वो अथॉरिटी का काम होता है कि उस जमीन का लैंड यूज कॉन्सेप्ट प्लान बना के, लैंड यूज बना के उसको बेच के उसको खाली करवाएं। अगर कब्जा हो जाता है तो खाली करवाएं। अभी तेसर टाउन के 80,000 1 लाख जो प्लॉट है उस पर प्लॉट्स हैं। अगर कोई काबिज हो जाता जी। है तो ये अथॉरिटी का काम है खाली करवाना, बिल्कुल ऐसे ये है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम नहीं, नहीं काम है, नहीं है जी। डीसी हाँ। का या उसका नहीं है। वो मुतल्लिका एसएसपी और एसएचओ से राब्ता करके ठीक है। और उनसे बाहर होगी तो भाई रेंजर्स बैठी है, उनसे ठीक है। बाहर हो तो फिर कोर्ट है, कोर्ट इंप्लीमेंट कराए रेंजर्स से, पुलिस से, फोर्स से। बिल्कुल सही है। मगर आप अपनी दोस्ती या अपने ताल्लुकात की बुनियाद पे आप किसी किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे को कहो कि यार ये यूं कर दो, ये करवा दो, वो या इलीगल है। प्राइवेट आदमी फोन करके या दोस्ती निभाने के लिए वो एसएसपी को कह देता है, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं नहीं होती। होती। मेरा कर्नल दोस्त है आईएसआई का और मेरी जमीन पे कब्जा हो गया है, हम्म। तो वो क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे। हाँ, मैं खुद एसएसपी को बोलूं, मैं कोर्ट चला जाऊं, जी। मैं प्राइवेट आदमी हूं, मेरी जमीन पे इसमें अथॉरिटी का तो अथॉरिटी कहेगी कि भाई हम अपनी जमीन की हिफाजत करें या आपकी करें। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि वो नोटिफाइड हो गई है हाँ। तो वो प्राइवेट लैंड की भी जिम्मेदारी अथॉरिटी की हो जाती है। फिर ठीक है। अगर नोटिफाइड के बाहर अगर प्राइवेट लैंड है तो वो अथॉरिटी की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं स्कीम में कोई चीज़ आ रही है, नोटिफाइड के अंदर आ रही है, तो अथॉरिटी जिम्मेदार है उस कब्जे को छुड़वाने की भी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर भी। जी 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 अच्छा। ठीक है। जी। मैं समझ गया। ये और तेसर फिर टाउन पे जब अगर किसी इंडिविजुअल के प्लॉट के ऊपर तेसर टाउन पे कब्जा हो तो वो भी अथॉरिटी छुड़वा के देगी। वो भी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। ठीक है। वो भी अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। वो प्राइवेट आदमी को जब कब्जा दे दे तो हाँ। अथॉरिटी ये थोड़ी है कि पूरी उम्र की चौकीदारी करेगी। जब उसको अलर्ट कर दे, उसको कब्जा दे दे, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज। क्लोज हो जाता है। सही सही सही। अब मेरी सर्वे लैंड है एमडीए के अंदर या एलडीए में, केडीए में, तो उन्होंने क्या कहते हैं उधर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो नहीं कर सकता, तो वो उनकी जो रेजिडेंसी में वो कस्टोडियन बन गए, उनके बिल्कुल कब्जे में है। सही। बिल्कुल सही। मैं तो समझता हूँ वो प्राइवेट आदमी बेवकूफ है जो कंप्लेन करता है कि मेरी जमीन पे कब्जा हो गया है। सही। वो डीजी को एप्लीकेशन दे कि भाई ये नोटिफाइड के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कोर्ट से डायरेक्टिव ले और वो अपनी जमीन रीएडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट कराए। अच्छा, कब्जा नहीं छूटेगा, रीएडजस्टमेंट तरफ लेकर जाएंगे आप ये कह रहे हैं? भाई कब्जा तो वो जिम्मेदारी, कब्जा तो क्यों अथॉरिटी सरकार से बड़ा कौन है यार? अच्छा, ये चीज आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। सरकार, देखे मैं एक बात बता दूं, एक पुलिस वाला जो 5 ग्रेड का है या 4 ग्रेड का है वो सरकार है। बिल्कुल ऐसे है। उसके पावर प्रेसिडेंट और ये इसके बराबर है, 1 ग्रेड का। और 22 ग्रेड का जो अफसर है उसके पावर्स वो सरकार है। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट मेरा करती है। मशवरा है कि प्राइवेट आदमी को हम्म। के सरकार से ना लड़ा जाए। ठीक है।
सरकार से लड़ाई जब करें कि कानूनी तौर पे आप मजबूत हो, और उसके लिए कोर्ट खुला है। अब ये कहते हैं जज बिक जाते हैं, वकील की सेटिंग है, ये सब बुलशिट है। सही। ऐसा नहीं है। हाँ, एटलीस्ट जाए तो सही, वहां पे प्रेजेंट तो हो कोर्ट के सामने। जाए, और वो भी वो जज जो बना है तो वो भी कानून की किताबें पढ़ के ऐसे फैसला दे देगा, चाचा मामू का बेटा समझ के कोई ऑर्डर पास नहीं करता। बिल्कुल सही करें। वो अलग बात है कि कोई सामने जिसकी फेस वैल्यू होती है तो वो उसको जज को भी मालूम होता है कि वो सच कह रहा है, वो ये केस लेता ही नहीं है। बिल्कुल सही। उनको पता है कि ये झूठा वकील है, ये सच्चा वकील है, ये केस झूठा है, ये सच्चा है, इसलिए कि वो वकील से होते हुए तो जज बनते हैं, वही बिल्कुल तो सीढ़ी है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो ये इनको समझाने की जान जजों को लेते हैं। जरूरत नहीं है, चाहे वो सेशन कोर्ट का जज हो, चाहे सिटी कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, जज जज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये बताएं, एक ऐसे एक सवाल जहन में आया है, क्योंकि ज़मीन के जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पूरे पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट तक इसके केसेस हैं, बहुत लंबे लंबे अरसे में इनके फैसले होते हैं। तो इसके लिए कोई खास अदालत को रेवेन्यू बोर्ड के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, अथॉरिटी के अंदर ऐसा सेक्शन नहीं को बना हुआ कि नीड है वहीं पूरी हो जाए? जबरदस्त। जो हाई कोर्ट के जज हैं इतने सारे, हाँ इनको दो या तीन जजों को के लैंड से मुतालिक, जी। गवर्नमेंट लैंड के मुतालिक ये दो जज सुनेंगे, और प्राइवेट लैंड के मुताबिक ये एक जज सुनेगा। सही, यानी फिक्स कर दिया जाए उनके लिए। फिर ये बेंच जो बदल जाती है, दूसरा जज आ जाता है, फिर वो वकील की उसके साथ कोई टसल होती है, कोई किस कुछ होता है, कुछ तो ये फिर ये लंबे लिंगरों ऐसे चलते हैं। सही। ये जब ही होगा कि भाई मैं जज हूँ हाई कोर्ट का, मुझे पता है कि अब इसका फैसला मुझे करना है, अब मैं साल में करूं या 25 साल में करूं। बिल्कुल सही। और चूंकि टेक्निकल फील्ड है रियल एस्टेट की, तो वो नॉलेज भी इसी पे, एक्सपर्ट भी इसी पे बनेगा फिर वो। बिल्कुल। उनको उनको वो ग्रास रूट पे, वो तो किताबें पढ़ के फैसला करते हैं ना, ग्रास बिल्कुल रूट पे तो वो जाते नहीं है, जज साहब कोई जाएंगे थोड़ी कोई ग्रास रूट पे बिल्कुल सही। कि भाई जमीन का कब्जा है, वो तो रिपोर्टों पे चलते हैं ना, रिपोर्टों पे चलते हैं। और कानून की किताबों पे चलते हैं। बिल्कुल, लिखे पे जा रहे होते हैं। और वही कहते हैं, लिखतम जानो बख्तम ना जानो, भूल पड़े तो पीछे देखो। सही। तो वो तो लिखे हुए पे चलते हैं भाई। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सर अगर आप मेरी बात को यानी फॉलो कर लिया है, समझ लिया है, और अपने सुनने वालों को आप समझा सको, बता सको, नहीं, तो आपने वो बड़ा फायदा है। इसमें पॉइंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जैक्टली आपने अच्छे पॉइंट रेस किए हैं सर, कि जितने भी इस वक्त गोट हैं वो गोठों को रेगुलराइज नहीं किया जा सकता ना। इस कमेटी जो बनी हुई है वो कमेटी किसी चीज़ का फैसला कर सकती है, ये आपका वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिफारिशात पेश पेश करेगी। करेगी, और ये वो भी जो नोटिफाइड जो हैं स्कीमें हैं उसके अंदर दे को नहीं कर सकती वो रेगुलराइज, वो तो उसमें तो सिफारिशात भी नहीं दे नहीं दे सकती। सकती। उसमें तो वो ये बोलेंगे कि भाई ये नोटिफाइड है, इसके लिए जीबी मौजूद है, सही। उसका चेयरमैन पीपल्स पार्टी का नासिर शाह साहब ही है। ठीक है। तो आपने इनको ये जो कमेटी बनाई एमएनए और एमपीए की, तो इनको तो अथॉरिटी का जो 3 अथॉरिटी है, डीजी, उनको भी कमेटी का मेंबर बनाना चाहिए था, ताकि वो लोग सिफारिशात दे दो कि भाई आप सिफारिशात कैसे पेश कर सकते हैं इसकी। इस पे तो हमने कमर्शियल अनाउंस किया हुआ और उसने कब्जा किया हुआ, और आप कह रहे हैं कि इसको रेगुलाइज कर दें। बिल्कुल सही। तो वो अपने लैंड डिपार्टमेंट से, डायरेक्टर स्टेट से रिपोर्ट लेगा ना कि ये सेक्टर 40 दे नागन नागलास ये रेगुलाइज होने जा रहा है, यहाँ क्या है, तो वो बोलेगा ये कमर्शियल है। बिल्कुल अब सही। वो 2 लाख रुपए गज की जमीन है, ठीक है। आप उसको रेगुलाइज करके फ्री में गोट दे कैसे दे देंगे आप? 50 एकड़ 25 एकड़ जमीन कैसे दे देंगे आप? बिल्कुल सही। लाख रुपए के हिसाब से कितने की जमीन हुई? सर ये बहुत 50 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन हुई भाई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो फिर ये गोड़ तो 2 एकड़ 3 एकड़ पे थोड़ी होता है, 25 एकड़ 50 एकड़ पे होता है। सही। तो जो नोटिफाइड जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ गया है, जो ओडीसी लेके और ये जो प्लॉट को ऑक्शन करके और प्लॉट को अलाट करके जो पैसे लगा दिए गए हैं, वो बीच में जाके कोई काबिज हो जाए नोटिफाइड के अंदर और उसको आप रेगुलाइज कर दें, सही। तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध अपना नुकसान कर रही है। तो पाकिस्तान कर्जे में नहीं आएगा तो क्या फायदे में आएगा, या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। असल में देखें ना, ये जो आप बात फरमा रहे हैं उसकी रोशनी में अगर आप देखें, ये जो बेसिक नोटिफिकेशन निकला था इसके अंदर
ये हैं आपके मेंबर हैं, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इसके मेंबर होंगे, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध कराची का मेंबर गोठाबाद का है, चौथे नंबर के ऊपर ऑनरेबल मेंबर नेशनल असम्बली के आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर नेशनल असम्बली के एक साहब हैं, फिर नेशनल असम्बली के साहब हैं, MP MNS वो जिस तरह फरमा रहे हैं वही लोग हैं। इसमें वो अथॉरिटीज़ कहाँ पे हैं, क्योंकि जो इसका सब्जेक्ट है इसका वो तो ये है कि मीटिंग जबरदस्त जबरदस्त सर जबरदस्त इसका जो इसका जबरदस्त जो जबरदस्त। इसका जो सब्जेक्ट है वो उसमें ये लिखा हुआ है कि मीटिंग रिगार्डिंग रेगुलाइजेशन ऑफ अर्बन विलेजेस ऑफ कराची। तो ये उनको रेगुलाइजेशन की बात वो करने जा रहे हैं, जबकि इसमें कोई KDA का या MDA का या LDA का वो लोग मुझे नजर नहीं आ रहे उस तरह से। आप अर्बन किसे कहते हैं, आपको मालूम है किसे कहते हैं? शहरी हुकूमत, शहरी इलाके। शहरी इलाके। जी जी और अर्बन के अलावा क्या होता है? सर, अर्बन के अलावा आपका मतलब हम डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो हैं। नहीं नहीं, दो होते हैं ना, एक शहरी और एक जी, दही। दही शहरी दही को रूरल। अर्बन बोलते हैं ना, जी, दही को क्या बोलते हैं? दही को रूरल एरियाज। रूरल जी एरिया। जी ये रूरल एरिया के लिए कमेटी सही है, ठीक है। मगर अर्बन के लिए इसमें तीनों DG इसके मेंबर होने चाहिए। एग्जैक्टली बजा फरमा रहे हैं आप। ये ये आप इसमें इंक्लूड करवाएं इंतजामिया से कह के, या खबर दे के CM साहब को, सही है, सीनियर मेंबर। आप समझ गए आप? मैं समझ गया सर, बजा फरमा रहे हैं आप। ये रूलर के लिए तो सही है। हाँ, ये कमेटी में इसमें DG नहीं होना चाहिए, सही है। मगर क्या कहते हैं, अगर ये अर्बन के लिए अगर ये कमेटी बनी है, इसमें DG होना चाहिए। ठीक है। अब वही ना इसमें पांचों लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। लेकिन सर ये कराची से रिलेटेड है। ये तीनों अथॉरिटी के इसमें मेंबर होना चाहिए। और कैंटोनमेंट का, जो कैंटोनमेंट की लैंड है, कैंटोनमेंट की, ठीक है। उधर भी कब्जे जो भी जी जी चीजें हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। कैंटोनमेंट का जो शायरा फैसल पे दफ्तर है, उसका भी जो अफसर है एक लैंड का, वो भी इसका मेंबर होना चाहिए, ताकि फड्डा ही खत्म हो जाए हर फटा ही चीज खत्म का। हो जाए, एग्जैक्टली आप लेकिन वही चीज़ है कि इसमें चले ये कराची की ये बात कर रहे हैं कि जी कराची की अर्बन विलेजेस को रेगुलाइज करना है, तो फिर कराची के तो एटलीस्ट जो अथॉरिटीज हैं वो तो बैठे हुए हैं वो बीच में। भाई, तो मैंने आपसे क्या कहा? आपसे आप बहुत ही माशाल्लाह समझदार हैं। आपको मैंने बहुत वाज़ेह तौर पे, मैंने ना किसी की मुखालफत की है, ना सही किसी की फेवर की है। मैंने कानून की बात की है। बात की मैं है। खुद एडवोकेट हूँ, मैं जमीनों की ट्रेडिंग भी करता हूँ ना, जी मैं जी बिल्डर हूँ ना डेवलपर हूँ। बिल्कुल सही है। मेरा बेटा है, सही मैं है। नहीं हूँ। मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक बिल्कुल है। सही। और मैं वकालत करता हूँ, कंसल्टेंसी सही करता है। हूँ लैंड की। ये रूरल एंड अर्बन अर्बन और की। रूलर का मतलब आपसे मुझे मालूम था जी जी कि मैं ये देखना चाह रहा था कि आप पहले इन दो चीजों का फर्क महसूस करें। ठीक है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपने नोटिफाइड करके हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर अथॉरिटी को दे दी, जी और अर्बन के अंदर अगर कोई कच्ची आबादी और गोड बनी है और 10 एकड़ पे 5 एकड़ पे है, तो रूलर में उसको 10 एकड़ जमीन बना के दे दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, और उस जमीन को ऑक्शन कर दिया जाए। अच्छा। तो इतना पैसा जनरेट हो जाएगा कि वो 10 एकड़ वाला गोठ आबाद वाला, जो 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 गोठ पे बैठा हुआ है, या कच्ची आबादी के 10 एकड़ पे बैठा हुआ है, वो अरबों रुपए की लैंड है। ठीक है। वो रूलर के अंदर यानी जमीन 10 एकड़ की जगह है, उनको के ये 20 एकड़ की हमने आपको गोठाबाद का नया रेगुलाइज करके आपको ये दिया, और इसके रोड रास्ते भी बना के दिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ला के दिया। भाई लेकिन सर पानी नहीं है तो कुआं खोद के दे दिए, बहुत ज़बरदस्त बिजली। आइडिया, बहुत ज़बरदस्त आइडिया जुनैद भाई। लेकिन मसला ये है ना कि जो माइग्रेशन हो रही है बड़े शहरों की तरफ, वो तो हो ही इस बुनियाद पर रही है कि छोटे शहरों में वसाइल अवेलेबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, या लोगों के पास जरिया मौश नहीं है, तो वो बड़े शहरों की तरफ भाग रहा है इंसान पे। इसीलिए कच्ची आबादी बन रही है इस्लामी एरियाज़ में, वो जाके रह रहे हैं, या इसका मसला आ रहा है गोड्स के अंदर लोग सस्ते प्लॉटों पे बाइंग करने शुरू कर देते हैं। तो आपका आइडिया बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर ये रूरल एरियाज़ में करते हैं तो शहर जिस अंदाज से फैलते चले जा रहे हैं तेज़ी के साथ, तो इसकी बाउंड्री किस तरह से डिसाइड की जाएगी कि ये रूरल एरिया ऐसा ही रहेगा हमेशा? ये 10
10 लाख रुपए गज की जमीन है क्लिफ्टन में, कच्ची आबादियां हैं क्लिफ्टन, बिल्कुल है। और गुलशन में गोठ बने हुए हैं, बिल्कुल है। गुलिस्तान जोर में 5 लाख रुपए गज और 10 लाख रुपए। वो जमीन जहां पे हम इनको रूरल के अंदर गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का रेट है करोड़ ओके। रुपए एकड़ है, ठीक है। 2,000 रुपए गज हुई। ठीक है। 2,000, मैं कहता हूँ 2.5 करोड़ रुपए गज है, 5,000 रुपए गज हुई। ठीक है। आप जमीन ऑक्शन करके वहां पे इनको आप बना के, यानी कोई वो उसको नोटिफाइड करके, जिस तरीके से केडीएस की बनी है, एलडीए हॉक्स पे 42, 43, 41, वो गोठाबाद हाउसिंग स्कीम की एक स्कीम बना दी जाए, ठीक है। और तमाम कराची के जो अर्बन में गोठ और कच्ची आबादियां हैं उनको रूल में शिफ्ट वो कर दें। देखेंगे, वो रूरल के अंदर बाकायदा बाउंड्री वॉल के साथ जिस तरीके से भेरिया बना है, अगर वो ऑक्शन करके भी दे दिया जाए तो 50% नहीं 75% की बचत है अच्छा। सिंध गवर्नमेंट को। सही है। और वो पीपी के मूड पे किसी आबाद के मेंबरान को जो क्वालिफाइड हो उनके साथ ज्वाइंट वेंचर कर ले, तो लैंड वैल्यू भी मिलेगी उनको, और प्रॉफिट का जो पीपी रूल के जो है फायदा वो भी वो मिलेगा। भी मिलेगा। और उसी आबाद के मेंबर को, या जो जो बाहर का फॉरेनर इन्वेस्टर है या कोई भी है, उसी को ये काम दे दिया जाए कि भाई इस मद में तुझे इस रूलर में इतनी जगह बना के ये देने हैं तेरे को। सही है। तो अच्छा। जो गरीब आदमी है वो भी बच जाएगा। बच जाएगा। बिल्कुल सही और है। ये आपका जो शहरी आबादी में जहां पे हमें ये नहीं पता कि ये दहशतगर्द है, ये अफगानी है, ये कौन आया है, कहां से आया है, ये सब चीजें, एक डेटा भी तैयार हो जाएगा आपका। ठीक और है। ये सब चीजें खाली हो जाएंगी, जो अक्सर शहरों में बम धमाके होते हैं या लूटमार होती है, ये सब चीजें साफ हो जाएंगी। वो कच्ची आबादी वाले को अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो वो निकल के स्कूटर पे जाके 2 गाड़ियों को छीन के 2 मोबाइल छीन कर आ जाता है। बिल्कुल सही है। 5-5 लाख के आजकल मोबाइल होते हैं, वो लाख लाख में बेच देता है। वो कहता है 3 महीने बैठ के खाओ अब। सही। तो ये तो इस तरीके से आपको देखना और सोचना पड़ेगा। बाकी क्या कहते हैं, जो ये कमेटी बनी है, अब ये जैसे हमारे ओडो साहब आए थे एडिशनल आईजी आबाद में, तो माजरत के साथ आबाद के एक मेंबर थोड़ा जज्बाती होकर कहा आपके 6 SHO मुलविस है, और इन्होंने भी नाम दे के ये किया ना। जी जी, थोड़ी बदमज़गी हो गई थी वहां पे। ठीक है। बिल्कुल। आबाद, माजरत के साथ, आबाद के चेयरमैन या आबाद की कमेटी को क्या चाहिए था कि वो एविडेंस को लेके इसकी सीपी दाखिल करते कोर्ट ठीक है। में। सही। वो SHO हमेशा के लिए उनकी नौकरी तेल करवा सकता था को, यानी कोर्ट में जाके। ओडो साहब उनको मुअत्तल कर सकते, नौकरी तेल नहीं कर सकते उनकी। सही। हाँ, ऐसे ट्रांसफर ही करेंगे थोड़े दिनों के बाद, वो फिर वही वापस आ SHO आ जाएगा। जाएंगे, और वो SHO DSP SP आगे फिर बदला लेगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो कहने का मकसद है कि कानून का रास्ता खुला है। आप कानून के, सरकार से, सरकारी कोई भी एंटी करप्शन अपनी जगह पे मौजूद है और कोर्ट मौजूद है। बिल्कुल। आप कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें, कानूनी रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल सही है। आप किसी की बात, किसी को, अब आपको बात करनी है, आपको मामू से, मम्मी ने आपको भेजा कि भाई मामू से बात करो, आप जाके बात करके आए चाचा से। सही। अरे भाई, मम्मी का भाई मामू, ये सत्तार मामू है, ये मम्मी का भाई है, ऐसा ही है। ये गफ्फार भाई नहीं है। गलत तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मसाइल का सामना खुद करना पड़ता है और मसला हल होता ही नहीं कभी भी। मसला हल होगा ही नहीं, वो जब तो 25 साल लगते हैं कोर्ट में फैसला करने में। ऐसा ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर, देखते हैं आप ये बताए ना, ये छोटी से 6 SHO के नाम दिए इन्होंने, हाँ, तो भाई वो, और आईजी साहब को दिया, आईजी साहब ने एक कमेटी बना दी। कमेटी बना दी उसके अरे वो कमेटी काम नहीं करेगी, फिर कमेटी के ऊपर एक कमेटी, कमेटी आ जाएगी। फिर कमेटी, फिर कमेटी 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 खेलते हैं ना, हाँ ऐसे कमेटी 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 खेलते रहेंगे। हाँ, कमेटी कमेटी अरे भाई आप सीपी डाले ना। आबाद में एक यानी पेड फुल एक वकील रख ले जो 5-10 लाख रुपए महीना लेता हो,
सर उसका काम आप हो क्यों नहीं कि आते वो सर, आप क्यों नहीं आते? आपके पास आप तो दोनों साइडें जानते हैं ना, आपको तो हर किस्म का हाल मालूम है, हर डिपार्टमेंट के अंदर की खबर आपके पास मौजूद है कि वो कहाँ कहाँ बाउंड भाई होते हैं, डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ फंसते हैं आके, आपको सब पता है। दे, देखे लोग है ना अपनी उम्रें छुपाते हैं। सही है। मैं 10/10/1963 में पैदा हुआ, इस हिसाब से मैं हो गया हूँ आज 60 साल का। ठीक है। मेरे 5 बच्चे, 4 बेटियां, एक बेटा, जिसमें 3 बच्चों की शादियां होगी, 2 छोटे हैं। सही है। उनको पढ़ा के शादी कर देना, तो मेरे को मर के जवाब भी तो देना अल्लाह से, तो वहां की भी तो तैयारी करनी है ना। सही कह रहे हैं। अब आबाद के मसाइल की तैयारी करूं या आबाद के मसाइल हल करने में इनकी मदद करूं या अपनी आखिरत को भी कुछ सही कर लूं। नहीं सही सर, आपकी ये जो गुफ्तगू आप करते हैं ना, ये भी अल्लाह करे ये लोग सुने और कुछ उस पे, इससे भी बहुत फायदा होगा। मैंने बिल्कुल। आपसे कहा कि ना मैं किसी की फेवर में बोल रहा हूँ ना किसी की मुखालफत में। बिल्कुल सही। मैं तो कानूनी बात कर रहा हूँ। जिसने भी ये नोटिफिकेशन निकाले हैं, ये उसने अर्बन के लिए निकाले हैं, और अर्बन का कोई भी आदमी उसमें मौजूद नहीं मौजूद है। नहीं है अथॉरिटी, सही कह रहे हैं। मैंने छह छह डीजी होने चाहिए इसमें। अच्छा देखे, जैसे हैदराबाद है, हाँ। हैदराबाद के अंदर कम से कम 150 दे हैं। कितने? 150। अच्छा, ये 150 दे में केडीए के पास 10 दे होंगे। अच्छा। अब बाकी सारा रूलर है। एचडीए के पास, एचडीए के पास वहां पे आप कह रहे हैं। एचडी है, हैदराबाद हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के अथॉरिटी, पास। जिसमें सच्चर जी जी। सरमस्ट है। इनको जमीनें दी गई है जी ना, जी जहां पे बिल्कुल। हैदराबाद में। बिल्कुल। अब वहां के एमएनए एमपीए किसी सरकारी जमीन पे वो रेगुलाइज करने का वो सजेशन दे, वो जो पास जी जी। किसी प्राइवेट लैंड पे होगी, तो वो उस जमीन को कंपनसेट कौन करेगा? कौन करेगा? अथॉरिटी के अंदर, जो अथॉरिटी के अंदर लैंड है, मैंने कहा वो अथॉरिटी उसके जिम्मेदार है। बिल्कुल। अगर आप क्लिफ्टन स्कीम नंबर 5 में, 24 में, 36 में, 45 में, 43 में, 41 में रेगुलाइज करोगे, 42 में हॉक्सबे में, तो भाई जो जमीन केडीए को दी है, तो वो जब ये मुफ्त में जमीन रेगुलाइज करके दे दी जाएगी, तो वो ऑक्शन का प्लॉट है, बिल्कुल सही है। कमर्शियल या एफए। तो हॉक्सबे वाला डीजी क्या करेगा? वो कहेगा ये तो रेगुलाइज हो के मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है, मैं तो नहीं होता। तो वो उसका जो बजट बना था ऑक्शन करके इंफ्रास्ट्रक्चर लाने का, वो तो फेल हो जाएगा। तो वो तो पूरी स्कीम 42 कच्ची आबादी बन जाएगी, गोट ऐसे ही बन है। जाएगा। ऐसे ही होगा। सही कह रहे और हैं। जो असल अलाटी हैं, जिनको अलाट कर दिए गए 10 साल पहले, 5 साल पहले, 63 टाउन में, सुरजानी में, 42 में, 33 में, 24, तो वो तो रुल जाएंगे। वो कौन है? वो भी तो कराची के इंसान है। लोग हैं। हाँ आवाम है वो, बिल्कुल। उस पे पॉलिटिशियन पार्टियां उस पे सियासत करती है ना, तो वो उसको कंपल्सन दिला सकती है, ना वो कुछ कानूनी चाराजोई कर सकती है। बस वो लेके रहेंगे, 63 टाउन के प्लाट लेके रहेंगे, मरेंगे लेके रहेंगे, वो नारे लगते रहेंगे। ऐसा ही है, एक नस्ल गुजर जाएगी पूरी। तो एक वो सब चीज है, ये सब चीजें हकीकत से, इनका हकीकत से आप रियलिटी ये है कि जो चीज तरीकेकार है, उस तरीकेकार पे आप चलेंगे तो आप मंजिल पे पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कहा सर, आपसे बात करके जो अच्छी चीज़ लगती है, जो मज़ा आता है, वो ये आता है कि एक उम्मीद जागती है कि बेसिकली एक सिस्टम मौजूद है, एक निज़ाम है, चीज़ें लिखी हुई पड़ी हुई हैं कानून के अंदर, और अगर उसको सही रास्ते से करने जाया जाए तो बिल्कुल हर चीज़ का हल मुमकिन है। कोर्ट्स मौजूद हैं या तमाम रास्ते मौजूद हैं इदारों के भी। मैं कसम खा के कहता हूं कि ये जो कमेटी बनी है ना, जो कमेटी जिसने भी बनाई है, जी। अगर उस तक ये बात पहुंच जाए कि यार इसमें तो ये डीजी होने चाहिए, आप देख लेना 6 डीजी आ जाएंगे इसमें, और कैंटोनमेंट का बंदा भी। सही। और इसको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब नोटिफाइड हो गया तो इसको रेगुलाइज हम कैसे करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद ये कहेंगे कि यार इसने सजेशन इसने दिया है, एक पाकिस्तानी बंदे ने ठीक है। ये सजेशन दिया कि 10 एकड़ पे अगर शहर में गोट है, रूरल में, इसमें अर्बन में, तो रूरल में उसको 20 एकड़ दे दो बना के। सही है। तो वो उस पर डिस्कस हो सकता है। ये आबाद के मेम्बरान को भी चाहिए, आबाद के एग्जैक्टली। चेयरमैन को चाहिए, वाइस चेयरमैन को भी चाहिए। सूट और टाई पहन के फोटो खिंचा के मसाइल हल नहीं नहीं होते हैं। होंगे। नहीं होंगे। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल ऐसे। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुंह पे बात करता हूँ जो सही बात है। बिल्कुल लगी सही। लिपटी आती नहीं है मेरे को।
बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस पे अगर प्रॉपर, हाँ। मैंने कहीं कोई गलत काम किया है तो कोई बताए कि भाई आपने ये गलत काम किया है, ये गलत मशवरा दिया है, ये हम्म। गलत जमीन दिलाई है, ये गलत जमीन आपने खरीदी है या बेची है या काबिज है, बताएं हम्म। आप। हम्म। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं सर, अल्लाह करे हमारी आवाज़ यहाँ तक पहुँचे, और ये हम कोशिश पूरी करेंगे कि इस जो आपसे गुफ्तगू जितनी होती है, इसको जितना ज़्यादा पब्लिक में फैलाया जाए और लोग इसको सुने। मेरे जो सुनने वाले लोग मौजूद हैं, वो उन्हें मालूम है कि ये कितनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो उस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। उसके लिए तो ये एक ख़जाना है पूरा, ये एक, और इससे बहुत से लोगों की भाई मेहनत बच सकती है। बिल्कुल, जी ये जी। जिसने भी कमेटी बनाई है, जो कमेटी में मौजूद है, ये बातें सुनने के बाद इनका कोई प्रोग्राम ये नहीं है कि भाई कराची को तबाह बर्बाद कर दे या गोठाबाद कर दे या इसको कच्ची आबादी कर दे। बिल्कुल सही। मगर सही सिंध के लिए अक्ल किसी की मिरास नहीं है। देखे, मैं एक बात बता दूं, जी। अल्लाह ताला अगर अक्ल किसी की मिरास होती ना, ये जितने भी मालदार आदमी है ना, अपने बच्चों के लिए अक्ल खरीद के लॉकर में रख ऐसा देते। ही है सब। तो हमेशा जो बात जहां से कौन कह रहा है ये नहीं देखें, क्या कह क्या रहा है ये उस पे, देखें। अगर कोई सही बात है उस पे आप अमल कर लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मेरे अल्लाह ताला ने जो मुझे गॉड गिफ्ट दिया है, हम्म। इसके इसके बारे में बात करने के लिए, जमीन के बारे में या मशवरा, वो मैंने आपको आप बता रहे पेश हैं उसके कर बारे दिया, में। वो भी आपके पूछने पे। वरना लोग बिल्कुल। मुझे कहते हैं आप इंटरव्यू दे, आप खुद का एक चैनल बना ले, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत, मुझे क्या जरूरत है। मगर मैं आपके रोजगार को क्यों लात मारूं? अगर आप इस चीज से आपको कोई फायदा हो रहा है और आपकी तवज्जो से आवाम को फायदा हो रहा है, तो ये भी तो जिहाद है, सही कह रहे हैं सर। सब बाय द वे जो ये भी तो कमेटी, नेक है। ये ये जो, थोड़ी है रमजान में मैं बैठे बैठे ये पढ़ूं ऐसे ही है, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह ऐसे ही अस्तगफुरुल्लाह। ऐसे ही सर। ये जो कमेटी वैसे बनी, रेवेन्यू के जो मिनिस्टर हैं, मेरे ख्याल में अभी जो सिंध के हैं, महबूब जमान साहब गालिबन नाम है उनका, तो ये उनके जी। पीएस ने बनाई है, जो पर्सनल सेक्रेटरी उनके हैं, उनके प्राइवेट सेक्टर वहाँ से बनी है कमेटी ये वाली। तो रेवेन्यू वाला, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही समझे एक किस्म का हेड करेगा इसको। तो तो लेकिन तो वही बात है, कभी ये लोग, आबाद को चाहिए, ये आबाद की एक कमेटी, रेवेन्यू जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कमेटी जी, है, जो उसका फोकल पर्सन है, वो उसको उस पर रेस चाहिए कि करे। वो आबाद के लेटर हेड पे उसको एप्लीकेशन दे और डीजी को भी दे कि बिल्कुल। भाई ये रूरल में कल हमारी बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे 6 करोड़ का एक फ्लैट है, हम्म। ये बराबर में आपने गोट रेगुलाइज कर दिया, हाँ। तो ये किस तरीके से काम चलेगा? एग्जैक्टली exactly। और सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं इंसान है, बनेगा ना मैं हम। ये नहीं कह रहा कि 5 करोड़ वाला वो गरीब आदमी अमीर आदमी के बराबर, मगर हर चीज का आपको मालूम है कि वो अपनी लिविंग के हिसाब से रहेगा या सफाई सुथराई रखेगा या कपड़े एग्जैक्टली पहनेगा exactly। या वहां पे उठेगा बैठेगा, सब चीजें अपनी बिल्कुल बिल्कुल। तरीके से करेगा बिल्कुल ना। सही कह रहे हैं, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एक चीज़ से मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहूँगा, इसी से मेरे एक पॉइंट में आया कि जिस तरह से जो जो स्कीम्स होती हैं उनके अंदर, तो जब कोई सोसाइटी बनती है, तो उसको एक सर्टन परसेंटेज जो है वो देनी होती है रेजिडेंशियल के लिए, फिर कमर्शियल के लिए, फिर एम्यूनिटीज़ के लिए वो जगह छोड़ता है पूरी। तो ये जो गोट है, इनके ऊपर भी वो, इसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन आती है इस तरह के बाय लॉस की? वो बोर्ड का एक बायोलॉज बना हुआ है, फिट है। अच्छा। ठीक है। जैसे केपीटीआर 2020 के हिसाब से ऐसा गोठाबाद का एक मस्जिद है, एक अच्छा। हॉस्पिटल है, एक मदरसा है, एक प्ले ग्राउंड है, इसी तरीके का। लेकिन इतना लग्जरी तो नहीं होगा जितना नॉर्मल सोसाइटी में नहीं होता। नहीं हाँ नहीं हाँ। नहीं, वो बेचारे कच्चे यार, वो अच्छा। मैं तो इनके हक में हूँ यार। मैं तो आपको कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि कच्ची आबादी और हाँ। गोठाबाद वालों को रूरल में अपने अर्बन से फेंक के इनको बिल्कुल रूरल में फेंक दो या कहीं इनको अपनी जगह पे भेज दो, ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो बिल्कुल। कह रहा हूँ इनको, इनकी 10 एकड़ 20 एकड़ दी जाए, 20 एकड़ भी बना के दी जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और आबाद वाले या कोई भी जो एलिजिबल हो आदमी, पाकिस्तानी हो, जो समंदर पार पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अंदर हो, किसी भी सूबे से ताल्लुक रखता बिल्कुल। हो, अखबार में एक टीआरओ बना के इसको क्या कहते हैं, एक सजेशन ले और कह के भाई ये है, जो इस पे पूरा उतरता है उसको दे, और आबाद की जिम्मेदारी, सिंध गवर्नमेंट को पैसे लगाने की भी जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका एक सुपरवाइजिंग उस पर होनी चाहिए कि भाई ये इससे हमारी जो ये कमेंटमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। वो कमेंटमेंट से इनहराफ करे तो उसको कैंसिल हाँ कर बिल्कुल सही दें। वो बात है। कोर्ट जाएगा तो ये कहेंगे ये एग्रीमेंट है। यहाँ अमेरिका में तो यही होता है बिल्कुल सही कि कह भाई रहे ये इसने एग्रीमेंट किया, एमओयू नहीं। हैं। एग्रीमेंट हो। एमओयू तो मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जी। होती है। लोग इन्हें एमओयू बना के समझते हैं कि काम हो गया, बिल्कुल उसके सही। साथ फोटो खिंचाए, उसके साथ फोटो खिंचाए, एमओयू साइन हो गए। अरे भाई हाँ। एमओयू के बाद वो भी सो गया, ये भी सो बढ़िया। गया। एग्रीमेंट होगा तो कोर्ट
में आप खड़े रह खड़े रह सकते हैं। सकते हैं, कोर्ट उसको मानेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरा, इसने एक, मैंने कहा सुना, उसने कहा कि वो सनद की जनरल पावर देता है, वो जनरल पावर फिर वो सब पावर देता है, वो यूं बेस्ड। अरे भाई, जनरल पावर देता है तो जनरल पावर वाला अटॉर्नी मर जाता है तो जनरल पावर तो खत्म हो जाती है। हाँ। तो उसके अंदर एक लफ्ज लिखा जाता है कंपाइल्ड। अच्छा। जनरल पावर में जो नथी होता है सेल एग्रीमेंट से। ये सर गोठाबाद की बात हो रही है, गोटलैंड की बात हो रही है। नहीं नहीं, हाँ, जनरल पावर, एक जनरल पावर की जनरल बात कर पावर रहे हैं। की ठीक बात है, कर रहा हूं। ठीक है। तो हमारे हमारे यहाँ पे जो फोटो जो टाइपिस्ट होते हैं, तो वो वकीलों की ये वो करके टाइप करके जनरल पावर, सब पावर, जनरल पावर से सेल डीड से ये लीज एग्रीमेंट ये सब बना के दे दे। मगर अटॉर्नी जो होता है या सब अटॉर्नी, वो मर जाता है तो वो खत्म हो जाती है। हाँ, उस अच्छा, वो सेल एग्रीमेंट को एफबीआर की वजह से वो छुपा के रखते हैं कि भाई कोई होगा तो फिर हम कहेंगे ये तो हमने खरीदा था। सही है। तो मर जाता है तो वो काम नहीं करता। तो उसके अंदर कंपाइल्ड जनरल पावर में एक शिफ्ट लिखा जाए, कंपाइल्ड, उसको कंपाइल्ड किया जाता है सेल एग्रीमेंट के साथ। अच्छा। तो वो मर भी जाता है तो ये जनरल पावर वैलिड होती है। ठीक है, सेल एग्रीमेंट के साथ उसको कंपाइल करके दिए तो, जी ताकि तो। कोर्ट में जाके कहे कि भाई मरने वाले ने ये पैसे लिए, उसी पे जनरल, फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि भाई इसको ये ट्रांसफर इसको कर दिया जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसका वो कहता है। इसी ठीक जनरल है। पावर को वैलिडिटी दे देता है उस चीज की। सही 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 सही। तो ये लेकिन छोटे छोटी बातें हैं जो कि बड़े बड़े वकील इस छोटी बात के भी करोड़ रुपए ले करोड़ों रुपए लेते ले हैं। लेते हैं। आप बजा फरमा रहे हैं। नहीं, मैं भी उसी पॉइंट पे चौंका हूँ जो आपने जो आखिर में चीज़ बता दी है बीच में ये वाली। तो सर वही बात है कि ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब आपके लिए छोटी होंगी, लेकिन अगर इंसान इसको समझ ले या जब इस मुसीबत से गुजरता है फिर उसको अंदाज़ा होता है कि कहाँ गलती कर बैठे थे आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले किसी चीज़ के ऊपर। तो जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई आखिर में आप पैगाम देना चाहें लोगों को तो वो आप प्लीज़ मैसेज दे दीजिए। फिर जैसे ही ऐसा फैसले आते हैं फर्दर हम आपसे राब्ते में रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। कोई भाई, अगर मैसेज सर। मुझसे कोई सवाल करना है, मुझसे कोई चीज मजीद पूछनी है, तो वो सिर्फ आपके फोन नंबर से, आपके तवज्जुह से मेरे से राब्ता कर ले। सर मैं फी सबीलिल्लाह, विदाउट कमर्शियल, विदाउट कोई बेनिफिट के, मैं आपको बयान कर दूंगा। आप उन तक पहुंचा दे। अगर उस गरीब आदमी का कोई फायदा हो जाता है, गवर्नमेंट का फायदा हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी का फायदा हो जाता है, पाकिस्तान का फायदा हो जाता है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है कि मेरा सिंध की धरती है, अल्लाह ताला उसको तरक्की दे, पाकिस्तान को आमीन तरक्की दे, आमीन। मेरे शहर कराची को दे। मैं तो हूँ शक्कर से बिलोंग करता हूँ, मगर क्योंकि बड़ा बड़ा सब कराची में हूँ, तो कराची भी मेरा शहर है जिस तरीके से शक्कर है। तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि अल्लाह ताला हमारे खुशहाल। हुक्मरानों को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, सबको गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान भी आ रहा है, अपने गुनाह बख्शवा ले। जो गलतियां इंसान से होती है, हजरत आदम से भी हुई, हमसे भी हुई है, तो इस्तगफार कर ले और नए नए तरीके से अपनी जिंदगी का आगाज कर ले। तो कोई बात नहीं है, कोई बात माजी को नहीं। भूल जाए, हाल दे के फ्यूचर पे नजर रखे। अल्लाह ना खैर चल। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने की हैं, बहुत आपने दिया है। इंशाल्लाह सर कोई भी सर चीज़ होगी तो लोग वीडियो पे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह आप तक वो चीज़ पहुंचाएंगे हम। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई अपने ख्याल बहुत के लिए। शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू हाफिज, सर, फिया थैंक यू। अमान। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। सबको सलाम, पूरे पाकिस्तान को रमजान मुबारक सबको। और खैर मुबारक। वालेकुम सलाम सर, वालेकुम सलाम।